ओके। नमस्कार मित्रों, परीक्षा आइडिया के इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है आपका एक अगली क्लास में। ये जो क्लास है 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्यों की जो प्रवृत्ति में बता रहा था, उस क्रम में हमने पाया कि हम लोगों ने कुछ पहले के राज्यों का अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने बंगाल की बात की थी, अवध की बात की थी। अब मैसूर और केरला की बात करते हैं कि मैसूर की स्थिति क्या है, केरला की स्थिति क्या है। बड़ी बड़ी किंवदंतियां, कहानियां हम लोगों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में सुना है, और टीपू सुल्तान को तो शेरे मैसूर भी कहा गया। इसके पीछे का क्या कारण है, किस आखिर ये जो मैसूर राज्य जो हमें प्रकाश में दिखाई पड़ता है, यानी कि ऐतिहासिक जो प्रकाश इस पर पड़ रहा है, ये 18वीं शताब्दी के इतिहास का, इसकी शुरुआत कहां से है पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये हैदर अली है कौन। कौन है ये हैदर अली? ठीक, जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में एक राजा है जिसका नाम है चिक्का कृष्णराज। यही यानी कि चिक्का कृष्णराज नामक एक व्यक्ति शासन कर रहा है, वहां का शासक है। लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी वो नंदराज नामक एक व्यक्ति के हाथ में थी। ठीक है, तो पहली चीज यहां पे कई बार आपसे सवाल हो सकता है कि मैसूर मैसूर मूल रूप से अगर ज्योग्राफिकल देखें तो ये एरिया कर्नाटक में पड़ता है। ध्यान होगा आपको, कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक में मैसूर का एरिया है, और ये अपने चंदन के लिए फेमस है। अभी भी आप जानते होंगे कि यहाँ पे सैंडल का उत्पादन किया जाता है, सैंडल यानी चंदन। ठीक है, तो कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में मैसूर पर किसका राज्य था? तो हम कहते हैं मैसूर में चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज नामक एक राजा शासन कर रहा था। ठीक है, चिक्का कृष्णराज, लेकिन ये क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। लेकिन ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण पड़ता है वहां दिखाई पड़ता है कि ये मैसूर की सत्ता, चिक्का कृष्णराज तो नामात्र का शासक है, वास्तविक सत्ता नंदराज नामक व्यक्ति के हाथ में है। नंदराज के हाथों में वास्तविक सत्ता थी, वास्तविक सत्ता थी। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसी समय मैसूर की सेना में, यानी कि जब चिक्का कृष्णराज शासन कर रहा था और वास्तविक सत्ता नंदराज के हाथ में थी, तो इसी समय मैसूर की सेना में एक व्यक्ति भर्ती होता है। बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति, पढ़ा लिखा बहुत नहीं है, लेकिन होशियारी, बुद्धिमत्ता इस स्तर की पूछिए मत। जो व्यक्ति इस समय मैसूर की सेना में भर्ती हुआ उसे इतिहास में हैदर अली के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह हैदर अली मैसूर की सेना में अपनी शुरुआत एक सिपाही के तर्ज पे करता है। एक सिपाही के रूप में अपना प्रयास शुरू करता है, यानी कि एक सिपाही के ओहदे पर भर्ती किया जाता है। एक दिन यही बालक, यही व्यक्ति आगे चलकर मैसूर का शासक बन गया। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा यहां सवाल कि मैसूर की जो वास्तविक सत्ता थी 18वीं शताब्दी में, वो वहां का शासन कौन था या शासक कौन था, शासन कौन कर रहा था? तो चिक्का कृष्णराज कर रहा था, और वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? नंदराज के हाथ में थी। ठीक है, अब यहां से हम हैदर अली को समझना शुरू करते हैं कि हैदर अली की स्थिति क्या है। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में हुआ। कब? 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म हुआ। ठीक, जन्म कहां हुआ? तो कहते हैं हैदर अली का जन्म बुड्डी कोटा, कहां? बुड्डी कोटा एक जगह है, बुड्डी कोटा, यहीं पे यह पैदा हुआ, बुड्डी कोटा में। ठीक है, कौन? हैदर अली बुड्डी कोटा में जन्म लिया। और इसका पिता, जिसका नाम था फतेह मोहम्मद, मैसूर की सेना में ही एक सिपाही था। तो इसका पिता यानी कि हैदर अली का पिता कौन है? फतेह मोहम्मद।
फतेह मोहम्मद, ये भी सिपाही था मैसूर की सेना में। मैसूर की सेना में यह सिपाही था, तो बड़ी ही आसानी से इसके पुत्र यानी फतेह मोहम्मद के पुत्र हैदर अली को भी बड़ी आसानी से जगह मिल गई। ठीक है, लेकिन हम पाते हैं कि फतेह मोहम्मद एक सैन्य अभियान में, मैसूर में एक सैन्य अभियान हुआ और उसी सैन्य अभियान में फतेह मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी या मारा गया था। उसके मृत्यु के बाद हैदर अली बड़ा होने पर मैसूर की सेना में भर्ती हुआ। चूंकि उस समय ये था कि नहीं, पिता ने कार्य किया है इस राज्य के लिए, तो पुत्र को एक उचित मान दिया जाता था। यहीं से शुरू होता है हैदर अली का इतिहास। ठीक, कह सकते हैं कि 18वीं सदी के दौरान भारत में अनेक नए राज्यों का उदय दिखाई पड़ता है। इनमें से कुछ ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय कंपनियों के साथ झगड़ों में फंसकर काफी महत्व प्राप्त किया। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ, वह सत्ता थी मैसूर की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंत होने के बाद, विजयनगर साम्राज्य जब अंत हुआ था, उसी के ध्वंसावशेष पर हम पाते हैं कि उसी के ध्वंसावशेष पर मैसूर राज्य की ने अपनी कमजोर स्वाधीनता को बनाए रखने का प्रयास किया था। और उसी कमजोर स्वाधीनता वाला जो राज्य था, उसी का शासक था कौन? चिक्का कृष्णराज। और वास्तविक सत्ता किसमें? नंदराज के हाथों में। ठीक, मैसूर का राज्य दक्कन का सबसे प्रभावशाली राज्यों में से था। कहते हैं कि यह दक्कन के सबसे प्रभावशाली राज्यों में इसका स्थान आता है। यह एक पठारी क्षेत्र है, यह भी हम जानते हैं कि दक्कन का इलाका मैक्सिमम पठारी है। मैसूर राज्य के दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में हम पाते हैं पहाड़ है, एक तरफ पूर्वी घाट, एक तरफ पश्चिमी घाट। आप लोगों ने देखा होगा, मैप देखिएगा तो मैसूर के एक तरफ पूर्वी घाट, एक तरफ पश्चिमी घाट। दूसरी चीज, इस राज्य की सीमा एक नदी बनाती है जिसका नाम था कावेरी नदी। राज्य की सीमा बनाती थी। ठीक है, यह राज्य कृषि और कला के क्षेत्र में अद्वितीय रहा। अद्वितीय रहा। ठीक है, कहते हैं कि वस्त्र और हस्तकला, अब कह रहे हैं कि कृषि और कला के क्षेत्र में अद्वितीय रहा, तो कला में क्या? वस्त्र व हस्तकला। वस्त्र और हस्तकला में इस क्षेत्र को पूर्ण रूपेण से परिपूर्ण माना जाता था। यानी कि वस्त्र और हस्तकला में यहां के मैसूर के निवासी बहुत ही आगे थे। ठीक, वस्त्र उद्योग भी जान रहे हैं, या वस्त्र कला और हस्तकला, दोनों चीजें। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक तथ्यों का हमें ज्ञान होता है। अब जैसे हमने जिसको कहा चिक्का कृष्णराज, ये किसी न किसी राजवंश से जुड़ा होगा। मैंने आपको बड़ी आसानी से कहा कि मैसूर राज्य की शुरुआत हम पढ़ेंगे चिक्का कृष्णराज से। ठीक, तो आपके दिमाग में यह भी चलना चाहिए कि जो चिक्का कृष्णराज ऐसे उठ के नहीं चला आया, ये जो अल्पवयस्क व्यक्ति है ये ऐसे नहीं चला आया, बल्कि यह भी किसी न किसी राजवंश से इसका ताल्लुकात रहा होगा। ठीक, तो
1565 में विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ तालीकोटा के युद्ध में, 1565 तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, कई नामों से जाना गया, बरार, बिदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, यानी कि 5 मुस्लिम राज्यों ने मिलकर विजयनगर की जो दुर्गति की थी, उसके बाद जो उसका बचा हुआ ध्वंसावशेष था, उसी पर एक राजवंश अपनी शासन सत्ता स्थापित किया, जिसे वो वडेयार कहते हैं या वडेयर वंश कहते हैं या वाडेयर वंश। यानी कि वाडेयर वंश का यह व्यक्ति था। वाडेयर वंश किससे? वाडेयर वंश से जुड़ा हुआ था। सवाल किस वंश से जुड़ा हुआ है, राजशासक कौन है, इसका संरक्षक कौन है, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है, बाद में इससे जो भी चीजें जुड़ेंगी आपके पहुंच में रहेगा ये, ठीक है। कहते हैं कि चिक्का कृष्णराज तो नामात्र का शासक है, वास्तविक सत्ता नंदराज के हाथ में है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में वहां का शासक प्रभावहीन सा हो गया, क्योंकि वास्तविक सत्ता की बागडोर तो मंत्री है उनके हाथ में है, तो वास्तविक सत्ता नंदराज के हाथ में है। और ध्यान रखिएगा, नंदराज का भी एक सहयोगी है, वो भी मंत्री है, नंदराज भी मंत्री है, और नंदराज का एक सहयोगी मंत्री है जिसका नाम है देवराज। यहां लिख लीजिएगा, नंदराज और देवराज। अगर अत्यधिक डिटेल में या अत्यधिक डीप में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वहां भी से भी आप निकलने का आपको मद्दा होना चाहिए कि नंदराज और देवराज दोनों ही नाम थे, ठीक है, और दोनों मंत्री थे। किसके? चिक्का कृष्णराज के। चिक्का कृष्णराज कौन? वडियार वंश से जुड़ा हुआ शासक, ठीक। अब 1761 ईस्वी में हैदर अली अपनी योग्यता के बूते यहां का सेनापति नियुक्त होता है। यानी कि 1761 ईस्वी में हैदर अली नामक एक सेनापति ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया और नंदराज को सत्ता से मुक्त कर दिया। यानी कि देवराज और नंदराज, ये जो दोनों व्यक्ति बैठे हुए थे, जो कठपुतली शासक बना के शासन सत्ता अपने हाथ में, उसकी बागडोर लेकर पूरे मैसूर की लगाम अपने हाथों में रखे थे, इनके लगाम को उनसे छीन लिया। यानी कि मैसूर की वास्तविक सत्ता का जो दावेदार था वो हैदर अली अपने हाथ में पूरी बागडोर ले लिया, ठीक। योग्य है। यानी कि 1761 हैदर अली ने मैसूर की सत्ता की बागडोर ले लिया तथा देवराज व नंदराज नामक मंत्री को हटा दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, ठीक। अब एक शासक के रूप में हैदर अली की शुरुआत यहीं से हो जाती है। कहते हैं कि 1721 में पैदा हुआ, जैसा मैंने कहा, जन्म बूढ़ी कोटा में हुआ, एक साधारण सैनिक के परिवार में हुआ था, पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। यानी वह व्यक्ति अपने कर्म का विधाता स्वयं था। पिता, जिसका नाम लिया फतेह मोहम्मद, मैसूर की सेना में एक सामान्य सैन्य सिपाही था। फतेह मोहम्मद हैदर अली का पिता। हैदर अपने गुण और योग्यता के आधार पर 1755 में पहली बार डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ था। क्या हुआ था? डिंडीगुल का फौजदार। यहां यह भी लिख लेंगे
कि 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ। यानी आर्मी से सीधा सेना नायक नहीं बना। मैंने लिखा 1761 में आते आते क्या हो गया था, वो सेना नायक हो गया था मैसूर का, लेकिन उसके पहले 1755 में डिंडीगुल का फौजदार था। कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे रास्ता चढ़ना शुरू करता है, अचानक तो नहीं चढ़ जाएगा। ठीक, आप भी देते हैं पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। कोई बोले नहीं डायरेक्ट इंटरव्यू दूंगा, नहीं हो पाएगा, प्रोसेस ही नहीं है वो। कुछ बच्चे हैं कहते हैं कि सर रोज मैं इंटरव्यू देता हूं। मैं कहां कहां, तो कहते हैं बेड टू बेड के स्वप्न में। हमको उसके लिए कार्य करिए, तभी वो स्वप्न पूरा होगा। स्वप्नशील होना अच्छी बात है, अच्छे स्वप्न देखना अच्छी बात है, लेकिन कार्य के साथ स्वप्न देखना अच्छी बात है। ठीक, जरूर दे देंगे। स्वप्न देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चीज कहीं ना कहीं आपके जेहन में है, तभी आप देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि इतने सारे फैक्ट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके सामने। जब ये डिंडीगुल का फौजदार था हैदर अली, तो वहीं पर इसने फ्रांसीसियों का सहयोग लिया था डिंडीगुल में ही, और एक कारखाना स्थापित कराया। कारखाना क्या था? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। यही 1755 में डिंडीगुल में जब फौजदार हैदर अली नियुक्त हुआ, तो क्या किया? आधुनिक शस्त्रागार का कारखाना या आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना 1755 में ही। ठीक, किसके सहयोग से? फ्रांसीसियों के सहयोग से। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं, इन तथ्यों को हटा लेते हैं, बाकी आप लोग लिखते होंगे, सही है। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, तब आगे किसकी स्टोरी पे चलते हैं। ठीक, आगे की चीज यह है, हैदर अली निरक्षर होते हुए भी काफी समझदार है। हैदर अली ने अपनी सैनिक प्रतिभा से ही नंदराज को प्रभावित किया था। हैदर अली को 1755 में अपनी योग्यता के आधार पर ही डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया, और अपनी योग्यता के आधार पर ही उसने आधुनिक शस्त्रागार को भी स्थापित कराया। इसमें उसने कुछ अपनी सूझबूझ रही होगी, तभी उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों का मदद लेकर आधुनिक शस्त्रागार को बनाया था। बाद में उसे बंगलोर की जागीर प्रदान कर दी गई नंदराज के द्वारा। किसको? हैदर अली को क्या की गई? बंगलोर की जागीर प्रदान की गई। प्रदान की गई। ठीक है, शीघ्र ही, यानी कि पहले सैनिक, फिर डिंडीगुल का फौजदार, फिर बंगलोर की जागीर प्रदान करना, और बाद में सेना नायक। यानी चौथा स्टेज आएगा तो वो सेना नायक बन जाएगा। जब सेना का नायक बन गया, तब वो समझ गया कि अब अयोग्यों को हटाने का समय आ गया है। वो जान गया कि जितने भी अयोग्य लोग हैं, इनको, खासकर देवराज और नंदराज को सत्ता से मुक्त करने का समय आ गया है। कहते हैं 1761 ईस्वी में हैदर अली ने राज्य पर स्वयं अपना प्रभाव कायम किया। कब? 1761 में।
कायम किया। ठीक है, फिर हम पाते हैं कि 1766 ईस्वी में राजा की मृत्यु पर मैसूर का सुल्तान बन गया। मृत्यु होने पर स्वयं सुल्तान बन गया। ठीक है, और सुल्तान कहां का? पूरे मैसूर का। जब सुल्तान बना तो उसके कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। उस क्रम में उसका पहला महत्वपूर्ण कार्य मैसूर राज्य की सेना का पुनर्गठन, यानी कि सुल्तान बनने के बाद प्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो कहते हैं सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन पहला कार्य था। ठीक है, उसने युद्ध के दिनों में व्यक्तिगत जागीरदारों की सैनिक सहायता के स्थान पर सरकारी कोष से सेना का निर्माण किया था, यानी कि सरकारी कोष से सेना का निर्माण। सेना का निर्माण किससे? सरकारी कोष से। ठीक है, हैदर अली की महत्वपूर्ण कार्यों में सेना का पुनर्गठन देख सकते हैं। फिर सरकारी कोष से सेना का निर्माण करना उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था, और यह तभी था जब वो कार्यरत था। ठीक, दूसरी, जागीर बांटने की प्रथा रोक दी। क्या किया? जागीर बांटने की प्रथा रोक दी। रोक दी। फिर उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना शुरू किया। यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना शुरू किया। प्रशिक्षित करना शुरू किया। ठीक है, दूसरी चीज, हैदर अली चूंकि आर्मी से ही बड़ा हुआ था, तो एक कार्य इसने सबसे जबरदस्त किया जो और शासक नहीं करते इतिहास में। इसने अश्व सेना की जगह पैदल सेना पे अधिक बल दिया। पैदल सेना पर अधिक बल। अधिक बल दिया। ठीक है, अश्व सेना की जगह किस पर? पैदल सेना पर अधिक बल दिया। ठीक, तोपखानों का निर्माण कराया गया। युद्ध के सैनिकों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई। यह एक नवीन आयाम था। क्या? कि तोपखाने का निर्माण। और सेना के लिए चिकित्सा की व्यवस्था। कह सकते हैं कि यह युद्ध के जो सैनिक थे उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था।
युद्ध के सैनिकों के लिए क्या चिकित्सा की व्यवस्था की गई। अब जरा समझिए, तो यहां बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। मैंने कहा शुरुआत बड़ी ही साधारण तरीके से एक सैन्य पद पर, बाद में जागीर मिलती है, डिंडीगुल, वहीं शस्त्रागार की स्थापना भी करता है, बाद में बेंगलोर की जागीर पा जाता है। 1761 में संपूर्ण राज्य पर अपना प्रभुत्व कायम करता है और 66 में राजा की मृत्यु के बाद स्वयं शासक बन जाता है। सुल्तान बनने के बाद प्रथम महत्वपूर्ण कार्य है कि सेना का पुनर्गठन, सरकारी कोष से सेना का निर्माण, जागीर बांटने की प्रथा रोक दी गई और उसने अश्व सेना की जगह पैदल सेना को अधिक महत्व दिया। उसने अपनी सेना में सबसे जो बड़ी विशेषता थी, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना शुरू किया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि हमारा जो शत्रु है वो यूरोपीय लोग हैं और उनसे लड़ने के लिए उन्हीं के स्तर पे जाना होगा। उसने यानी कि आर्मी के स्तर को ही उठा दिया, तोप खाने का निर्माण कराया गया और युद्ध में जो सैनिक हताहत हुए, घायल हुए, उनके लिए चिकित्सा की तत्काल व्यवस्था की गई, यानी कि उसके लिए प्रबंध रखा गया ताकि लोगों में फियर ना उत्पन्न हो। ठीक, कि घायल होने पे क्या होगा, नहीं, चिकित्सा की जाएगी। ठीक। दूसरा, उसने मैसूर राज्य की भूमि का विस्तार कर दिया। 1761 से लेके 64 तक का समय, जो हैदर अली के बारे में हम पढ़ते हैं कि 1761 से 64, उस समय हम पाते हैं कि इस बीच सेनापति के रूप में अनेक प्रदेशों, जैसे मैसूर का एक क्षेत्र है होजकोटा या होजकोट, एक है बेल्लापुर, चिकवल्लारपुर या गुड्डीवंडा या कोडीकंडा या नंदी दुर्ग, इन क्षेत्रों को उसने, सेनापति था तभी वो जीता था और इन क्षेत्रों से वो वाकिफ था। चाहे वो होजकोटा हो, बेल्लापुर हो, वल्लालपुर हो या नंदी दुर्ग हो, हर एक क्षेत्र को जब मैसूर के सेनापति रहते हुए उसने जीता था तो उन क्षेत्रों से वो भली भांति वाकिफ था। तो हमें जो दूसरा पॉइंट है, यहां जाना होगा कि उसके द्वारा मैसूर राज्य में किन किन क्षेत्रों को मिलाया गया या जीते गए जो प्रमुख प्रदेश थे वो कौन कौन से थे, जरा उनको भी समझ लेते हैं, इन्हें हटाते हैं। ठीक है, अब उसके द्वारा जीते हुए प्रदेश पे आते हैं। ठीक, कि किन किन क्षेत्रों को जीता और जीता कैसे, दो रूप में, एक जब सेनापति था मैसूर का तब जीता, दूसरा सुल्तान बनने के बाद, यानी मैसूर का जब सुल्तान बना उसके बाद उन क्षेत्रों को उसने जीता। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। हैदर अली द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेश, प्रमुख प्रदेश कौन कौन से भाई, तो हमने कहा सद्दा, होजकोट, पहला सद्दा, फिर होजकोट। ठीक है, होजकोट के बाद दोड़बेल्लापुर, बेल्लापुर। ठीक है, नाम थोड़े टेढ़े हैं। फिर चिकवल्लालपुर, वल्लालपुर, चिकवल्लालपुर। ठीक, फिर नंदी दुर्ग, कौन सा, नंदी दुर्ग, और वंडीकोंडा, कौन सा, गुड्डीवंडा या कोडीकंडा, गुड्डी वंडा या एक अन्य है कोडीकंडा, कोडी कंडा।
जब इन क्षेत्रों को जीता हैदर अली ने, तो यह बात तो उसकी सामरिक विजय की तरफ दिखा इशारा कर रही है कि सामरिक चीजों में वो क्या है, सिद्धस्त है। तभी उसने मैसूर में सेद्दा हो, होसकोटा हो, या दौड़बेल्लापुर हो, या चिकबेल्लापुर हो, नंदी दुर्ग हो, गोटीवंडा या कोटिकंडा हो, इन सारे क्षेत्रों को जीतने का मतलब क्या था? उसकी सैनिक प्रतिभा को दिखाता है कि वो कितना अदम्य साहसी था। दूसरी चीज, हैदर अली को यह फायदा हुआ कि जब इन क्षेत्रों को जीता था तो उन क्षेत्रों से भलीभांति वाकिफ था। उसने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर बेदनूर पर भी अधिकार कर लिया था। यानी कि यहां नोट डालेंगे कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नगर है। अब सामरिक दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण नगर था, वो कहते हैं उसका नाम था बेदनूर। अधिकार कर लिया था। ठीक है, जब बेदनूर पर अधिकार किया तो न सिर्फ उसका अधिकार रहा, बल्कि मजे की बात यह है कि इस बेदनूर का नाम उसने हैदर नगर रख दिया। हैदर नगर रख दिया। क्या रख दिया? हैदर नगर रख दिया। ठीक है, और ये थोड़ा सा ये दिक्कत वाला हुआ है, इसको हटा लेंगे। इसको कोई वो नहीं है। ठीक है, चूंकि पीपीटी पे है तो इसे हटाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, नोटबुक पे होता तो हट जाता। इन विजय अभियानों को अगर हम ठीक से देखें तो एक के बाद एक वो विजय अभियान करता हुआ दिखाई देगा। इसी क्रम में हैदर अली ने मालाबार को भी अपने अधीन करने का प्रयास किया, और मालाबार अधीन करने का मुख्य कारण यह था कि वह समुद्री तट तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता था। तो मालाबार पर कह सकते हैं अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, जैसे ही हमने मालाबार लिखा तो ये मालाबार वाला क्षेत्र कहाँ है? केरला। ध्यान रखिएगा, हैदर अली ने मालाबार पर अधिकार कर लिया। वह इसके पीछे उसकी मंशा समुद्र तटीय इलाके तक उसकी पहुंच थी, या पहुंच रखना। ठीक है, राज्य विस्तार करते समय हैदर अली का दक्कन की शक्तियों से भी आमना सामना हुआ। जब हैदर अली दक्कन में अपना राज्य विस्तार कर रहा था, उस समय इसके सामने दो महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। एक चुनौती थे मराठे, और दूसरी चुनौती था निजाम। हमने कहा था कि निजाम के बारे में एक चर्चा थी कि दक्कन में केवल निजाम ही निजाम है, बाकी सब तो बिना गुठली के आम है। चनकलिज खान, निजामुल मुल्क हक। तो राज्य विस्तार करते समय हैदर अली की दक्कन की दो शक्तियां, मराठों और निजाम से टकराव
अवसंभावी हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र से हैदर अली के अलावा दो शक्तियां और भी उदित हो रही थी, ठीक, जिनमें मराठे पहले थे और निजाम दूसरा था। 1764 ईस्वी में एक पेशवा है माधवराव। माधवराव के नेतृत्व में मराठों के साथ हैदर अली का संघर्ष हो गया। जब संघर्ष हुआ तो कई बार उसे पराजय का भी मुंह देखना पड़ा। किसको? हैदर अली को। हैदर अली ने बलाम, एक जगह है बलाम, और कुर्ग पर भी आक्रमण किया। बलाम ने तो बड़ी शीघ्रता से हैदर अली के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वहां कुर्ग से 1768 तक हम देख रहे हैं कि उसका संघर्ष लगातार चलता रहा। यानी कि बलाम बहुत जल्दी हैदर अली के सम्मुख अपने झंडे नीचे कर दिए, लेकिन बलाम से संघर्ष उसका लगभग हैदर अली का 1768 तक चलता रहा, और अंत में हैदर अली के साथ कुर्ग ने एक संधि या समझौता कर लिया। ठीक, तो इसे हटाते हैं, जरा आते हैं दक्कन की राजनीति पे, हैदर अली और दक्कन की राजनीति। ठीक, क्षेत्र विस्तार में दक्कन क्षेत्र में दो अन्य शक्ति, पहली मराठा और दूसरा निजाम। जो मराठा है, यानी कि जो मराठा शक्ति है, इसमें पेशवा माधव, कह सकते हैं कि पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठों के साथ संघर्ष करते हुए उसे कई बार पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो कई बार हैदर अली को पराजित होना पड़ा था। ठीक है, हैदर अली ने बलाम और कुर्ग पर भी आक्रमण किया। कुर्ग पर भी आक्रमण किया। कहते हैं कि बलाम ने शीघ्रता से आत्मसमर्पण कर दिया। ये जो बलाम था, इस शीघ्रता से आत्मसमर्पण किसके सम्मुख? हैदर अली के सम्मुख आत्मसमर्पण। लेकिन ये जो कुर्ग वाला क्षेत्र है, इसके साथ, यानी कि कुर्ग के साथ संघर्ष एक लंबा संघर्ष चला, और यह संघर्ष 1768 तक चला। कब? 68 तक। बाद में कुर्ग और हैदर अली के मध्य एक समझौता हो गया। क्या हुआ? संधि हो गई। हैदर अली की सेनाएं बलाम दर्रे से मालाबार तट तक पहुंची। रास्ते में उनका नायरों से संघर्ष होता है। किससे? नायरों से। ठीक है, अब ये नायर कौन है, जरा ये समझने वाली बात है। तो हम जानते हैं कि केरला में रहने वाली एक जाति है नायर। हैदर अली ने कालीकट जीता। इसी अपने विजय क्रम में उसने समूचे मालाबार तटीय क्षेत्रों में पहली बार भूमि कर भी वसूल करता है।
यहां हैदर अली 3-4 महीने तक नायरों के साथ संघर्ष किया, उनके संघर्ष को भी झेला। नायरों ने हैदर अली की सेनाओं पर कई बार आक्रमण भी किया और उसे इस आक्रमण के प्रतिकार में वापस लौटना पड़ा। हैदर अली ने त्रावणकोर में भी अभियान की योजना बनाई, पर शीघ्र ही ब्रिटिश सेना के पदार्पण से युद्ध की स्थिति हो गई, यानी कि एक तीसरा व्यक्ति, ब्रिटिश आर्मी आ गई। हैदर अली एक के बाद एक लगातार जो जीत ले रहा था, उससे अंग्रेज बहुत सशंकित हो गए और इस क्रम में चूंकि मराठों की स्थिति कमजोर थी, निजाम कमजोर था और दक्षिण की राजनीति में हैदर अली एक मजबूत शासक के रूप में उभर रहा था, तो इस चीज को अंग्रेजों ने बड़े ही सूक्ष्मता से भांप लिया। मैसूर के साथ अंग्रेजों का इस क्रम में 4 बार संघर्ष हुआ। एक संघर्ष 1767 से 69 तक, यानी कि 1767 से 69 तक होता है। दूसरा संघर्ष 1780 से 84, फिर तीसरा संघर्ष इनका 1790 से 92 में होता है और फाइनली मैसूर को अंग्रेजों ने 1799 में ले लिया। और यह सफलता अंग्रेजों को श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में प्राप्त हुई, यानी श्रीरंगपट्टनम में 1799 में कंपनी को अंतिम सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों को डर था कि हैदर अली कर्नाटक पर अपना अस्थायी अधिकार न कर सके या न कर ले, अतः अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यहां पे 2 अन्य शक्ति है, पहली मराठा, दूसरा निजाम। देखिए खेल यहीं से शुरू होगा। अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए उसने अपने पहले से ही अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था, अश्व सेना की जगह पैदल सेना पे बल दिया था, तोपखाने का स्थापना कराया था और अपने सैनिकों को फ्रेंच विधि से प्रशिक्षित भी कराया था। यानी कि एक सेना नायक के रूप में कहीं भी कमी नहीं दिखाई पड़ती है और अपने समय के बेहतरीन कूटनीतिज्ञों में भी इसका स्थान आता है। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कूटनीति बहुत ही चरम पे थी। इसी से अंग्रेज डर गए कि कहीं हैदर अली कर्नाटक पर अपना अस्थायी अधिकार न कर ले, अतः अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर हैदराबाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इतिहास में यही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सीधे अब आते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पे। ठीक, अंग्रेजों ने मैसूर पर मद्रास और बंबई जो वर्तमान में है, दोनों ओर से आक्रमण किया। मालाबार के तटीय प्रदेशों के निवासियों ने अंग्रेजों की बंबई सेना का समर्थन किया। दूसरी ओर जो मद्रास से जो आर्मी चल रही थी, तो दूसरी ओर मद्रास की ओर से अंग्रेजी सेना ने मैसूर के दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग है उस पर अधिकार कर लिया। परंतु रसद के अभाव में, अब योजना तो सारी सफल नहीं हो सकती, जो दक्षिण पूर्व वाले इलाके पे जो अधिकार किया गया था वहां पे रसद के अभाव में, वहां पे रसद ही काट दिया गया था, तो रसद के अभाव में अंग्रेजी सेना को कठिनाई आई। दूसरी ओर मद्रास की ओर से जो अंग्रेजी सेना मैसूर के दक्षिण पूर्वी पर कब्जा कर लिया था, वहां पे रसद के अभाव में क्या कहा मैंने, कठिनाई आई। लेकिन हैदर अली ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर अर्काट पर आक्रमण कर दिया और अर्काट पर जब आक्रमण किया तो रास्ते में जितने गांव थे उनको नष्ट करता हुआ गया। ठीक,
नष्ट किया, उनको जला दिया और वह मद्रास के निकट पहुंच गया। इससे अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने 1769 ईस्वी में हैदर अली से संधि कर ली। यानी कि 1767 से 69 का जो युद्ध था वो हैदर अली के पक्ष में था। संधि की शर्तें थी कि दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को लौटा दें, अंग्रेज भी और हैदर अली भी। ठीक। दूसरा, दोनों ने किसी भी अन्य राज्य के आक्रमण होने पर सहायता देने का वायदा किया कि अगर हैदर अली पर कोई राज्य आक्रमण करता है तो अंग्रेज सहायता करेंगे और अंग्रेजों पर कोई हमला करता है तो हैदर अली सहायता करेगा। ठीक। यह पहले युद्ध का प्रारूप दिखाई पड़ता है। ठीक। कहानी मूल ये थी, लेकिन इसे आप नोटबुक में कैसे लिखेंगे, कैसे नोट करेंगे, इसको जरा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें लिखना है और क्या क्या हमें छोड़ देना है। ठीक। तो देखिए, इन्हें हटाते हैं और सीधा लिखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। पूरी कहानी को नहीं लिखेंगे, मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक। ठीक है। इसका मुख्य कारण मद्रास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद, पहला कारण। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या बताया? मद्रास की अंग्रेजी सरकार। अंग्रेजी सरकार, मद्रास की अंग्रेजी सरकार, ठीक है, तथा मैसूर के बीच मैसूर के मध्य। अब क्या मध्य है? कर्नाटक। तो कहते हैं कर्नाटक का सीमा विवाद। सीमा विवाद पहला चीज। ठीक है। अब यहां कहते हैं कि सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मैसूर पर आक्रमण की। ठीक है। क्या? सर्वप्रथम 67 ईस्वी में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आक्रमण किया। ठीक है। प्रारंभ में हैदर पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। यानी कि जो मैंने अभी आपको रणनीति बताई थी कि हैदर अली शुरुआत में तो दिखाई पड़ता है कि पराजित हो रहा है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी सेना दो तरफ से बटी है, एक मद्रास की तरफ से, एक मुंबई की तरफ से, मैंने बताया कि रसद का अभाव हो गया। रसद का अभाव हो गया तो कहते हैं कि जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आक्रमण किया। प्रथमतः हैदर अली पराजित हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रारंभ में हैदर अली पराजित हुआ। पराजित हुआ। ठीक है। बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर मद्रास तक पीछा करते हुए आया।
आया। ठीक है, अंततः अंग्रेजों ने संधि की याचना की, परिणामतः मद्रास की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। यानी कि कहेंगे अंग्रेजों ने संधि की याचना की और इसी के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि हुई। ठीक, संधि हुई। अब संधि में क्या कहा गया, तो मैंने आपको कहा कि संधि की पहली शर्त है भाई कि दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस कर दे, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, दोनों में से किसी भी पक्ष पे आक्रमण होता है तो एक पक्ष दूसरे का सहयोग करेगा। ठीक, ये संधि की शर्त थी, सामान्य शर्त थी, नोट कर लीजिएगा। पहली शर्त, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस किया गया। दूसरा, हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा भी कर दिया। अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना भी देंगे। ठीक है, और एक दूसरे पर आक्रमण हुआ तो सहयोग भी करेंगे। ठीक, ये है। ठीक, अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 80 से 84 में हुआ, अब ध्यान रखिएगा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि क्या है, मद्रास की संधि। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780-84 में, उसकी क्या स्थिति है। लेकिन इस बीच में हम कुछ चीजें और भी पाते हैं, जैसे 1772-73 में हैदर अली ने पुनः मालाबार को जीता था और 74 में कुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसी बीच में। ठीक है, आपने ये भी ध्यान दिया होगा, मैंने बताया था पहले आपको। ठीक, अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समझेंगे। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका काल 80 से 84 रहा है, 1780 से 84। ठीक है, इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह अधिकार कर लिया। ठीक है, अब जिस पर माही पर अधिकार किया, ये हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आता था। यानी यह हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, इस घटना से हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक पर हमला कर दिया। यह क्या था, कर्नाटक अंग्रेजों का मित्र राज्य था। ठीक है,
कर्नाटक का एक नवाब है मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली पर जब हमला हुआ यानी कर्नाटक के नवाब पर, तो मोहम्मद अली ने हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी। ठीक, अंग्रेजों ने दो सेनापतियों के नेतृत्व में दो अलग अलग सेनाएं कर्नाटक भेज दिया। रास्ते में हैदर का पुत्र टीपू ने हेक्टर मुनरो की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को रोककर युद्ध करने लगा। ठीक, एक दो रास्ते से चली थी अंग्रेजी सेना। जो पहली रास्ते से चली यानी जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी, उसी को रोककर टीपू ने युद्ध करना शुरू कर दिया। जब बीच रास्ते में ही टीपू ने रोक लिया, तो पहली टुकड़ी को सहयोग देने वाली जो दूसरी टुकड़ी थी, जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में थी, जिसको टीपू सुल्तान ने इंगेज कर दिया था, वो पहली टुकड़ी को सहायता देने के लिए समय पे पहुंच ही नहीं पाई। परिणाम स्वरूप अरंदी में हैदर ने, जो कि पहली सेना थी कर्नल बेली के नेतृत्व में, उसको पराजित कर दिया। यानी कर्नाटक पर हमला, और कर्नाटक का जो नवाब है नाम है मोहम्मद अली। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली। अब ये मोहम्मद अली जो है कर्नाटक का जो नवाब है, यहां समझने वाली बात है कि मोहम्मद अली का मित्र, यानी मोहम्मद अली का मित्र कौन है? अंग्रेज है। तो कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली ने अपने अंग्रेज मित्रों से सहायता ली थी। सहायता ली, और अंग्रेजों ने सहायता किया, दो आर्मी भेजा। यानी कि अंग्रेजों ने दो सेनापतियों के नेतृत्व में, दो सेनापतियों के नेतृत्व में सहायता भेजी। अब सहायता क्या है? तो कह रहे हैं एक जो सेनापति है उसका नाम है कर्नल बेली, और दूसरा जो सेनापति है उसका नाम है हेक्टर मुनरो। ये वही हेक्टर मुनरो है जिसने 1764 में बक्सर के युद्ध को जीता था, ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए समय का तकाजा 80-84 में जाकर वही दक्षिण में हैदर अली से पराजित हो रहा है। ठीक है, यानी कि हेक्टर मुनरो को रास्ते में ही हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान इंगेज कर देता है, और बड़ी आसानी से हैदर अली कर्नल बेली को पराजित कर देता है। यानी आरंभ का युद्ध हैदर अली के हाथों में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हैदर अली बाजी पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और कर्नल बेली को जहां हराया हैदर अली ने, उसको कहते हैं अरंदी। कौन सा जगह है? अरंदी। यहीं पर हैदर अली ने कर्नल बेली को पराजित किया, अरंदी में। ठीक है, 1782 ईस्वी में अंग्रेजों ने आयरकुट के नेतृत्व में एक सेना मैसूर पर आक्रमण करने के लिए फिर भेजा। किसके नेतृत्व में? 1782 में सर आयरकुट के नेतृत्व में। यह पहली योजना विफल। अब 1782, यानी कि युद्ध 80 से 84 तक चला है, इसमें कई छोटे छोटे युद्ध हैं, इसको अरंदी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरंदी के युद्ध में हैदर अली ने कर्नल बेली को पराजित किया, और उसका कारण क्या था? उसका पुत्र टीपू सुल्तान, जो कि हेक्टर मुनरो को क्या किया? इंगेज करके रखा, कर्नल बेली की सहायता करने के लिए पहुंचने ही नहीं दिया। ठीक, बड़ी आसानी से हैदर अली ने इनको धूल चटा दिया।
अंग्रेजों को यह बात बड़ी बुरी लगी। 1782 में सर आयरकुट के नेतृत्व में पुनः अंग्रेजों ने एक नवीन सैन्य अभियान दल भेज दिया। किसके लिए? हैदर अली के लिए। जब सर आयरकुट ने 1782 में जो सैन्य अभियान किया, इसे इतिहास में पोर्टो नोवा के युद्ध के नाम से जाना गया। क्या? पोर्टो नोवा। देखिए, पोर्टो नोवा का युद्ध कई बार यूपीएससी में इस तरीके के छोटे छोटे युद्धों को उठाया गया है। आप सोचते हैं कि कहां से पूछ लिया, सब एनसीईआरटी में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लंबा हो रहा है युद्ध। जैसे 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92, फिर 99। युद्ध क्या लगातार 2 वर्षों तक चल रहा है? नहीं, युद्ध हुआ, रोक दिया गया, युद्ध हुआ, उसे रोका गया। तब तक युद्ध होगा जब तक वह एक निश्चित परिणाम तक नहीं पहुंच जाएगा, जब तक एक निश्चित संधि या समझौते तक नहीं पहुंच जाएगा। युद्ध तब तक छुटपुट हिस्सों में होता रहता है, चलता रहता है। इतिहास की यही प्रवृत्ति है। ठीक है। कहते हैं कि पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर पराजित किया गया। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर घायल हुआ, पराजित हो गया, और बाद में हम पाते हैं कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। इसने युद्ध को जारी रखा, अपने पिता के द्वारा जो चलाई गई नीति थी उसका वो पालन करता रहा। 1783 ईस्वी में इसने ब्रिगेडियर मैथ्यू के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित किया। कब? 1783 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? ब्रिगेडियर मैथ्यूज। उसको टीपू सुल्तान पराजित करता है पहली बार। यानी कि सुल्तान बनने के बाद पहला युद्ध 1783 में, और ब्रिगेडियर मैथ्यू को पराजित करता हुआ दिखाई दे रहा है। सैन्य साहस बिल्कुल अपने पिता जैसा है, लेकिन डिप्लोमेसी थोड़ी सी गड़बड़ है। कहते हैं हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन डिप्लोमेट बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ था। वहीं टीपू सुल्तान को हैदर अली ने हर एक प्रकार की शिक्षाओं से सुसज्जित किया था, पर वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं था। ठीक है। होता यह है परिणाम कि ब्रिगेडियर मैथ्यू के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित किया, लेकिन एक बड़ी घटना घटी। इसी समय यूरोप में एक संधि के कारण फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया, क्योंकि जो ब्रिगेडियर मैथ्यूज जो पराजित किया गया था टीपू के द्वारा, उसमें उनको पराजित करने के लिए टीपू ने फ्रांसीसियों का सहयोग लिया था। ठीक। हम पाते हैं कि यूरोप में एक संधि होती है और उसका प्रभाव फ्रांसीसियों पे पड़ता है, और फ्रांसीसियों ने टीपू सुल्तान का साथ छोड़ दिया। जब फ्रांसीसियों ने साथ छोड़ा तो टीपू के साहस में थोड़ी समस्या आई। टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर लिया। देखिए, कूटनीति यही गड़बड़, पहली गड़बड़ी। जैसे ही फ्रांसीसियों ने साथ छोड़ा तो उसने अंग्रेजों से संधि कर लिया। यह कहीं ना कहीं उसके फियर फैक्टर की तरफ इशारा करता है। जब टीपू ने अंग्रेजों के साथ संधि किया, उस संधि को इतिहास में मंगलोर की संधि कहते हैं। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक चला, वह मैंगलोर की संधि 1784 में जाकर समाप्त हुआ। अब सवाल उठता है कि 1784 में जो मैंगलोर की संधि की गई, वह संधि की कौन कौन सी शर्तों के द्वारा युद्ध समाप्ति की तरफ दिशा देती हुई नजर आती है। इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए, और टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया। ठीक। यानी कि
मैंगलोर की संधि, द्वितीय युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि के तहत। ठीक। अब मैंगलोर की संधि हुई, इसमें किया क्या गया? तो हमने कहा युद्ध की समाप्ति घोषणा, साथ ही एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस। विजित क्षेत्र वापस। ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़े तो हमें कुछ चीजें और दिखाई देंगी। लेकिन उसके पहले, चूंकि हैदर अली यहां मृत्यु को प्राप्त हो गया है, टीपू सुल्तान शासक बना है, तो हमें यह भी समझना होगा कि इनके आंतरिक राजनीति में क्या चल रहा था। हम जानते हैं कि हैदर अली एक योग्य सेनापति और प्रशासक था। वह एक साधारण सैनिक से मैसूर का अधिपति बन चुका था या बना था, तो उसके पीछे उसकी अपनी योग्यता थी, दूरदर्शिता और कूटनीतिक चीजें थी, जिसके कारण वह एक सामान्य सैनिक से इतने बड़े पद को प्राप्त किया था। उसने दक्कन की प्रबल शक्तियों से टक्कर लिया और मैसूर राज्य का विस्तार मालाबार के तटीय क्षेत्रों तक किया। जिन शक्तियों से वो टक्कर लिया, जो आगे बढ़ा, वो थे मराठा, निजाम और अंग्रेज। इन तीनों को ही एक के बाद एक उसने संतुलित करने का प्रयास किया। हालांकि सबके जीवन में एक अंत होता है, हैदर अली के जीवन में भी एक अंत आया। हम जानते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। अभी आप लोग के सम्मुख मैंने कहा कि द्वितीय युद्ध में ही क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब मैसूर राज्य की बागडोर उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान के हाथों में गई। टीपू सुल्तान को इतिहास में शेरे मैसूर कहा गया है, और हमारे पीपीटी में भी देख रहे होंगे टीपू सुल्तान मैंने लिखा है और उसके आगे शेरे मैसूर संज्ञा दी गई है। कई बार पूछा जाता है, राजाओं की छवि अक्सर जन अनुश्रुतियों से बनती है। प्रचलित किस्से उनकी ताकत और उनके यशोगान को खूब प्रचलित करते हैं। 1782 ईस्वी में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ ऐसी ही उक्तियां इतिहास में दर्ज हैं। कहते हैं कि एक बार अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गया। जब शिकार खेलने गया, वहां पर उसके सामने एक शेर आ गया। उसकी बंदूक मौके पर गिर गई और हाथ से कटार भी छूट गया। फिर भी टीपू ने निहत्थे शेर का मुकाबला करना शुरू कर दिया और अंततोगत्वा एक लंबे संघर्ष के बाद उसने शेर को मार गिराया। इसी के बाद टीपू को शेरे मैसूर कहा गया या शेरे मैसूर की उपाधि दी गई। कहते हैं कि टीपू सुल्तान के झंडे पर भी शेर का चित्र हुआ करता था। यानी कि जो मैसूर का राजसी झंडा था, उस पर शेर का अंकन किया जाता था। यह कथा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि कते किसी भी फॉर्म में यूपीएससी आपसे सवाल पूछ ले कि उनके झंडे पर किसके चिन्ह अंकित है, तो शेर का है। और मैंने पहले बताया है कि एक शासक और भी थे, चोल, जिनके झंडे पर, जिनके ध्वज पे बाघ का अंकन किया जाता था। मैसूर यानी कि 18वीं शताब्दी के मैसूर राज्य पर हम पाते हैं कि उसके राज्य चिन्ह में शेर को अंकित दिखाया गया है। हैदर अली का शासनकाल 1761 से लेकर 1782 तक मैसूर में दिखाई देता है। वहीं टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 तक का है। यानी पिता के तुलना में बड़ा ही कम सफर रहा है राजनीतिक।
लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 1761 से लेके 1799 तक जो दो शासक मैसूर की सत्ता पे आसीन थे, उन्होंने मैसूर के ध्वज को, उनके राजनीतिक प्रभुसत्ता को चरम तक पहुंचा दिया था। यहां यह कहना लाजमी होगा कि उसने अपने पिता की भांति कूटनीति तो नहीं प्राप्त किया, लेकिन उसके बनाए हुए नियम पर ही चलता रहा। यानी उसने अंग्रेजों से लगातार युद्ध जारी रखा। किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू के जीवन में एक दुर्घटना भी घटित हुई थी। टीपू के जीवन की जो सबसे बड़ी दुर्घटना थी वो क्या थी? एक गुप्त संदेश अपने बेदनूर के कमांडर शेख अयाज को अपने रास्ते से हटाना चाहा और उसके खिलाफ एक गुप्त संदेश भिजवाता है। जो गुप्त संदेश था वो शेख अयाज के हाथों में पड़ गया था। वह अपनी जान बचाने के लिए बंबई में अंग्रेजों की सेना में मिल गया और बिना विशेष संघर्ष के ही बदनूर का किला जनवरी 1783 में अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। सोचिए, एक गुप्त, एक कूट संदेश जो अपने ही कमांडर शेख अयाज के खिलाफ था, वो शेख अयाज के हाथ में पड़ गया। ये टीपू सुल्तान की सबसे गंभीर कूटनीतिक असफलता मानी जाती है, क्योंकि बेदनूर जैसा जगह, मैंने बताया था कि बेदनूर का नाम हैदर अली ने जीतने के बाद हैदर नगर कर दिया था, और मैंने कहा था कि सामरिक दृष्टिकोण से बेदनूर की जो महत्ता है वो मैसूर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा थी। वही मैसूर के हाथ से निकल गया टीपू सुल्तान के समय। महज एक गलती और फिसल गया सब कुछ। परंतु कहते हैं कि बंबई की सेना अंग्रेज सेनापति मैथ्यू के नेतृत्व में एक कमजोर सेना थी, जो किले और वहां के नागरिकों की लूटमार में लग गई। परिस्थितियों का लाभ उठाकर टीपू ने बेदनूर किले के आसपास की अपनी सेनाओं का जमाव किया और कुछ इलाकों को जीता भी था। जुलाई 1783 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी सरकारों में एक संधि हो गई, जैसा कि मैंने अभी आप सबसे कहा, और टीपू के नेतृत्व में लड़ रही फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी ने उसका साथ छोड़ दिया। जब सेना ने टीपू का साथ छोड़ा तो न केवल अंग्रेजों का भय बना, बल्कि मराठों के आक्रमण का भी भय बढ़ गया। अंततः 11 मार्च 1784 को मैंने कहा कि टीपू को अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि करनी पड़ी, और मंगलोर की संधि के तहत हमने कहा कि क्या किया गया, दोनों के विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए, और दोनों ने एक दूसरे के जो सैन्य बंदी थे उनको भी छोड़ दिया, उनको भी वापस कर दिया। यानी मंगलोर की संधि की अगर शर्तों को विस्तार में देखें तो हम पाएंगे कि टीपू ने कर्नाटक से अपनी सेना हटा ली, क्योंकि भाई एक दूसरे का क्षेत्र छोड़ना था, तो टीपू ने कर्नाटक से अपनी आर्मी क्या किया, हटा लिया। अंग्रेजों ने मालाबार तट से सेना हटा लिया, क्योंकि मालाबार वाला जो तट था वो किसका था, टीपू सुल्तान का था, मैसूर राज्य का था। दोनों ने एक दूसरे के बंदियों को छोड़ने का वायदा भी कर दिया कि भाई तुम मेरे बंदी छोड़ दो, हम तुम्हारे बंदी छोड़ देते हैं। ठीक। अब टीपू के साथ संधि होने पर अंग्रेज मैसूर पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। टीपू ने भी अपने कुछ नए संबंध मुस्लिम शासकों के साथ बनाने का विचार किया, क्योंकि टीपू जानता था कि कुछ बड़ा अंग्रेज करने वाले हैं उसके साथ। ठीक। 1786 से 1787 ईस्वी में टीपू ने मराठा और निजाम को पराजित किया, एक के बाद एक। मराठों को भी पराजित किया
और निजाम को भी पराजित किया और कुछ मराठा क्षेत्र पर टीपू ने कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में बादशाह की उपाधि धारण की। पिता सुल्तान था और बेटा बादशाह या बादशाह बन गया। सुल्तान और बादशाह में अंतर होता है, दोनों की संप्रभुता और कार्यशैली में अंतर होता है। मैंने आपको मध्यकालीन भारत का जहां चैप्टर पढ़ाया है वहां पे जाके देखिएगा कि मैंने कहा था कि दिल्ली सल्तनत के सारे शासक सुल्तान थे, वहीं मुगल लोगों ने अपने आप को बादशाह या पादशाह कहकर संबोधित किया है। दोनों में क्या अंतर है उसको वहां देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सूक्ष्म अंतर को समझे जाने की आवश्यकता है। राजनीति में हर एक चीज मायने रखती है। जब उसने पादशाह की उपाधि धारण की तो मैसूर का जो नामात्र का शासक है उसकी सत्ता स्वतः समाप्त हो गई, क्योंकि पादशाह का मतलब ही कुछ और होता है। टीपू ने अपनी सहायता के लिए 2 मिशन भेजे। एक मिशन फ्रांस में उस समय भेजता है, यानी कि दोनों ही मिशन फ्रांस के लिए भेजे गए, लेकिन 2 अलग अलग समय पे भेजे गए थे, ध्यान रखिएगा। तो टीपू ने अपनी सहायता के लिए 2 मिशन फ्रांस भेजा, परंतु वे किसी प्रकार की सहायता फ्रांसीसियों से नहीं प्राप्त कर पाया। 1784 से 85 में 2 मिशन कुस्तुनतुनिया भी भेजता है, यानी पहले फ्रांस में 2 मिशन, फिर 84-85 में कुस्तुनतुनिया में 2 मिशन। ठीक, वहां से भी सहायता नहीं मिली। इसी बीच टीपू का जो आंतरिक राज्य जो था वो 1768-69 के दौरान पुनः डिस्टर्ब होने लगा। डिस्टरबेंस क्या था भाई? कहते हैं नायरो और मालाबार के तटीय क्षेत्र में कुर्ग के निवासियों ने टीपू के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। एक तो विदेश से सहायता नहीं मिल रही है, फ्रांस को मित्र समझ रहा है, 2 मिशन भेजा, दोनों फेल। फिर कुस्तुनतुनिया एक मुस्लिम राज्य है, वहां से सहायता की अपील कर रहा है, वह भी फेल। यानी एक के बाद एक टीपू को निराशा ही हाथ लग रही थी। इसी बीच त्रावणकोर के राजा ने भी मालाबार तटीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग जीत लिया। 1789 ईस्वी में टीपू ने त्रावणकोर की जो किलेबंदी था उसको ध्वस्त कर दिया उसके प्रति उत्तर में। अंग्रेजों ने त्रावणकोर की सहायता के बहाने धीरे से मैसूर पे आक्रमण कर दिया। इसी बीच जब आक्रमण कर दिया तो अंग्रेजों के साथ कुर्ग, कोच्चिन वाला इलाका, मालाबार का तटीय क्षेत्र के निवासी भी टीपू के विरुद्ध हो गए, क्योंकि वहां ऑलरेडी टीपू का विद्रोह चल रहा था। अंग्रेजों ने मराठा और निजामों से भी सहायता ले ली थी। अब देखिए, एक तो टीपू को स्थिति और परिस्थिति नकार रही है, देशज और विदेशी दोनों मित्र भी उससे दूर हो रहे हैं, वहीं उसका जो विरोधी जो विदेशी शक्ति के रूप में है उसको लगातार वो बलवान होता जा रहा है, वो लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है। उसके पास मराठों की शक्ति है, उसके पास दक्कन के निजाम की शक्ति है, उसके पास अब मालाबार और कुर्ग के क्षेत्रीय जनता की भी शक्ति हो गई। यानी कि कोई भी युद्ध जीतता है उसके पीछे कई कारण होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं एक कारण से युद्ध नहीं जीता जाता और एक परिस्थिति किसी वस्तु विशेष का निर्माण नहीं करती। कुर्ग, कोचिन और मालाबार के तटीय क्षेत्र के निवासी भी टीपू के विरुद्ध हो गए और अंग्रेजों ने मराठों और निजाम की सहायता भी प्राप्त कर ली। अंततः अंग्रेज व मैसूर के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होना लाजमी हो गया। इस युद्ध में टीपू की पराजय हुई, लेकिन जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ
उसका तात्कालिक कारण क्या है? मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी युद्ध का दो कारण होता है, एक तात्कालिक कारण होता है और एक दीर्घकालिक कारण होता है। देखिए, अब आते हैं तीसरे युद्ध पे, जरा समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92। नब्बे बानवे, ठीक है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण आइकोटा और क्रेगानूर के दो दुर्ग डचों से टीपू खरीदना चाहा, लेकिन अंग्रेजों के मित्र राज त्रावणकोर ने खरीद लिया। ठीक है, किसने? अंग्रेजों का मित्र राज है कौन? त्रावणकोर। वो क्या करता है? पहले ही आइकोटा और क्रेगानूर के दुर्गों को डचों से खरीद लेता है। ठीक है, तात्कालिक कारण पहला मैंने कहा कि आइकोटा और क्रेगानूर, क्रेगानूर के दो दुर्ग डचों से टीपू खरीदना चाहता है। त्रावणकोर ने खरीद लिया। ठीक है, इस कार्य से टीपू नाराज हो गया और त्रावणकोर पे हमला कर दिया। हमला कर दिया। ठीक है, इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण करने की योजना बना लिया। ठीक, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठों तथा निजाम से समझौता कर मैसूर पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। ठीक, निर्णय ले लिया। क्या लिखा गया है जरा ध्यान से फिर से ने लिखा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। इस युद्ध का तात्कालिक कारण मैंने बताया, कहा कि हर युद्ध के दो कारण होते, एक दीर्घकालिक एक तात्कालिक। दीर्घकालिक कारण जो है उस पर आपका ध्यान चला गया होगा पहले युद्ध से कि समस्त भारत की सत्ता क्या चाहता है? अंग्रेज अपने आधिपत्य में लेना चाहता है, लेकिन हमेशा तात्कालिक कारण अलग होता है युद्ध होने का। उसका पहला कारण है कि आइकोटा और क्रेगानूर के दो दुर्ग डचों से क्या करता है? टीपू खरीदना चाहा, लेकिन अंग्रेजों का एक मित्र राज्य है जिसका नाम है त्रावणकोर को क्या किया? उस आइकोटा और क्रेगानूर के
जो दो दुर्ग हैं उनको खरीद लेता है। इस कार्य से टीपू नाराज हो गया और त्रावणकोर पे हमला कर दिया। इसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा निजाम और उनसे समझौता करके मैसूर राज्य पे हमला कर देता है। ठीक, मित्र हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। यानी कि लिखेंगे कॉर्नवालिस ने मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। अब श्रीरंगपट्टनम क्या है भैया? टीपू सुल्तान की राजधानी। बाध्य होकर अंग्रेजों से संधि करना पड़ा। संधि से क्या हुआ हम जानते हैं। इस संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के द्वारा टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया, जिसे अंग्रेज, मराठे और निजाम तीनों ने अपना हिस्सा लगाया उसके आधे राज्य में। फिर टीपू पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, हर्जाना लगाया गया। टीपू के पास धन न होने के कारण उसके 2 पुत्रों को बंधक बना लिया गया और कहा गया कि जब तक हर्जाने की राशि जमा नहीं की जाएगी उसके पुत्र अंग्रेजों के पास रहेंगे। साथ ही कॉर्नवालिस ने एक अपनी चाल चली और टीपू की सेना को भी सीमित कर दिया। यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की गई, वो मैसूर राज्य के लिए एक घातक संधि साबित हुई। उसने मैसूर की सत्ता को ही नहीं, सिर्फ टीपू की सत्ता को ही नहीं, बल्कि जो हैदर अली से जो परंपरा चली आ रही थी, जो व्यवस्था जो प्रशासन में चली आ रही थी, उन सबको एक तरह से, एक तरीके से चुनौती दी गई। उसके राज्य को आधा कर देना, 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देना, जुर्माना न पूरा कर पाने की स्थिति में उनके पुत्रों को ले लेना या अपने पास बंधक बना लेना, यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक शर्मनाक बात थी। ठीक, इस क्रम में चौथा युद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है, यानी 1799 का युद्ध। यानी हम कहेंगे कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो मैसूर राज्य के लिए घातक थी। उस संधि की शर्तों में नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या किया गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति, एक। दूसरा, इस संधि के द्वारा टीपू का आधा राज्य ले लिया गया और आधा राज्य जो टीपू से लिया गया वह 3 भागों में विभाजित हुआ। उसमें ब्रिटिश हिस्सेदार हुए, मराठे हिस्सेदार हुए, निजाम हिस्सेदार हुए। यानी मराठा, ब्रिटिश और निजाम के मध्य उसका आधा राज्य बांट लिया गया। टीपू पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और उस जुर्माने को जब टीपू ने पूरा नहीं किया तो उसके 2 पुत्रों को बंधक स्वरूप रख लिया गया। ठीक, साथ ही कॉर्नवालिस ने टीपू की सेना को कमजोर कर दिया। ठीक, इस युद्ध के बाद एक स्टेटमेंट आता है कि हमने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को कमजोर कर दिया या शत्रु को कमजोर कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मित्र कौन है? मित्र को भी शक्तिशाली नहीं बनाना है, मराठे और निजाम को भी शक्तिशाली नहीं बनाना है, और अपने शत्रु टीपू को भी निस्त नाबूद कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ। 1700 युद्ध होता है 1799 में। तो लिखेंगे अगला, ठीक, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब? 1799। यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध का कारण अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड वेलेस्ली को हम जब भी पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रहना चाहिए सहायक संधि। जब भी बात करते हैं सहायक संधि की तो हम कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली।
तो कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार कराने का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने उसे अस्वीकार कर दिया। परिणामतः 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, सीधा हमला। ठीक, वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित स्वाभाविक हो गया। वेलेस्ली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों को विजिट किया और श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया। जो काम पहले कर्नवालिस ने किया वही काम चौथे युद्ध में वेलेस्ली ने भी दोहरा दिया। टीपू अंग्रेजों से युद्ध करते हुए दुर्ग के बाहर ही मारा गया और मैसूर राज्य अब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो लिख लेंगे श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करता हुआ टीपू सुल्तान मारा गया तथा मैसूर राज्य अब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। आ गया, ठीक है। अंग्रेजों ने अब यहां भी एक चाल चली, जिस बख्तियार वंश से हैदर अली ने सत्ता ले लिया था, उसी बख्तियार वंश का एक 2 वर्षीय बालक है जिसका नाम है कृष्णराज। कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित कर दिया गया, ठीक। और न केवल शासक घोषित किया गया, उस बालक से सहायक संधि भी स्वीकार कराया गया कि तुम अंग्रेजों की सहायक संधि लो। उसने अंग्रेजों की सहायक संधि को भी स्वीकार किया और अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया। 1834 में विलियम बेंटिक ने पूरी तरीके से मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। जो छुटपुट बचे हुए थे उनको भी जीता। किसने? 1834 में विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने संपूर्ण मैसूर को जीतकर अपने राज्य यानी कि ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। ठीक है, यहां पर समाप्त होता है मैसूर का इतिहास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बड़ी इत्मीनान से सुनते रहे मुझे। अभी हमारे पास राज्यों का सिलसिला या दौर चलता रहेगा, यानी इसके बाद हम इसी के सेकंड पार्ट में जानेंगे केरल, उसके बाद हम समझेंगे राजपूत, जाट, और उसके बाद बंगस, पठान, रूहेला की बात करेंगे। देन सिख राज्य की बात करेंगे 12 मिसलों की, और समझाएंगे कि मिसल का मतलब क्या होता है। पंजाब में 10 गुरुओं की गद्दी जाने के बाद, उनकी समाप्ति के बाद पंजाब में जो सत्ता शुरू हुई राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में, उनसे और अंग्रेजों के क्या ताल्लुकात थे, क्योंकि सवाल वहां से बहुत बनता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।